नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो यह हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो देखिए, सबसे पहला आज का जो टॉपिक है हमारा छठा नंबर, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर हमको बता दें, वस्तुएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए, हम अपने आसपास जितने भी वस्तुएं देखते हैं, उन वस्तुओं में से कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन करता है और कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। अर्थात प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार की है। पहले का दीप्त वस्तु, दूसरा अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु देखिए, शब्द का अर्थ निकालिए और अर्थ के आधार पर परिभाषा दीजिए, एकदम रटना नहीं है। तो दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। एक तो दिया का, ठीक है, दिया मतलब दीपक। ठीक है, दीपक जब जलता है तो प्रकाश उत्सर्जन करता है, तो उसी दीपक के नाम के समान समान दीप्त वस्तुएं, ठीक है, उसी दीपक के नाम पर दीप्त वस्तुएं नाम रखा गया। जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वस्तु, उनके लिए हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है, नाम रखे हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, उन्हें अदीप्त वस्तुओं के श्रेणी में रखे। तो पहले देखते हैं हम लोग दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु के विभिन्न किताबों में देखिए विभिन्न नाम दिया गया है। किसी किसी किताब में दीप्त वस्तु कहा गया है, किसी में आत्मदीप, किसी में दीप्तमान, किसी में प्रदीप्त वस्तुएं कहा गया है। ठीक है, इसका अंग्रेजी जो होता है वो ल्यूमिनस सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और दूसरा मतलब अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें, दीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो स्वयं या वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण में जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बिजली का बल्ब एवं सूर्य, यह जितने भी आप एग्जाम्पल में वस्तु देख रहे हैं, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती और सूर्य, यह सभी प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, दूसरा हमारा अदीप्त वस्तुएं। इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में टेबल, कुर्सी, पुस्तक एवं चंद्रमा या चांद जिसे कहा जाता है, एवं तारे इत्यादि। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका हमेशा पूछता है कि चंद्रमा अर्थात चांद कैसी वस्तु है या कैसा पिंड है। ऑप्शन वाला गया दीप्त पिंड, दूसरा अदीप्त पिंड, बी में इनमें से दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तब आप बताइएगा अदीप्त पिंड। देखिए, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, ये तो आप डेली लाइफ में देखते हैं कि प्रकाश से निकलता नहीं, तो ये आप समझ लिए। लेकिन चंद्रमा आप रात को देखते हैं कि टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, तो यह भी हमारा अदीप्त वस्तु होना चाहिए। लेकिन यह जो होता है वो दीप्त वस्तु होना चाहिए, लेकिन यह हमारा अदीप्त वस्तु है। कैसे? देखिए, चंद्रमा के पास जो होता है ना, इसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, मतलब यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। यह सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके चमकता है, या तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। तो एक प्रश्न पूछता है, चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है क्यों, तारे एक अदीप्त पिंड है क्यों। तो आंसर में लिखेगा, क्योंकि इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके रात को टिमटिमाते हैं, अर्थात चंद्रमा चमकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर लिखिएगा। जिस प्रकार से हम सजा कर लिखे हैं, उस प्रकार से आप परीक्षा में सजा कर लिखे। अब दूसरा इसमें पूछता है, दीप्त वस्तु अदीप्त वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो आप एकदम सजा कर लिखे, दीप्त वस्तु एवं अदीप्त वस्तु में अंतर निम्नलिखित है, जो इस प्रकार, एक तरफ दीप्त वस्तु, एक तरफ अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु में दीप्त वस्तु का परिभाषा लिखिएगा, अदीप्त वस्तु में अदीप्त वस्तु का परिभाषा, इधर उदाहरण दोनों का लिख दिए, तो आपका इसके लिए 2 नंबर मिल जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं, अगला टॉपिक है जिसे किरण कहते हैं। 7वां नंबर हमारा टॉपिक है किरण, रे। अब देखिए, जितने भी दीप्त वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है। जैसे मैं टॉर्च को बारे, टॉर्च से प्रकाश निकला। अब ये जो प्रकाश है हमारा, जिस सरल रेखा के मार्ग पर चलता है, प्रकाश से हमारे पास देखे, आप टॉर्च बारे के बाद कुछ दूर तक प्रकाश जाता है, तो जिस मार्ग से होकर प्रकाश चलता है, उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में रे कहते हैं। इसे सूचित करते हैं तीर चिन्ह द्वारा। देखिए, तीर का जो आगे वाला ये हिस्सा है ना, यह जो होता है प्रकाश की दिशा को बताता है कि किस दिशा में गति कराए। अगर यह देखिए पूरब दिशा में है, तो अर्थात पूरब में तीर का चिन्ह, यह पूरब में है, तो अर्थात प्रकाश जो है इधर से इधर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। ठीक है, अगर वही आपका इधर की ओर रहता है, इधर तीर हम इधर खींचे, तो ये वाला जो चिन्ह है यह आपका इधर है, तो इधर की ओर आपका पश्चिम की ओर है, तो प्रकाश पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है,
तो इसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको इसका नोट्स का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं रोज़ पढ़ाता हूँ और अपने टेलीग्राम पर इस जितने भी नोट्स है और जो आज पढ़ाता हूँ वो सभी का PDF में डाउनलोड कर देता हूँ। आप टेलीग्राम से जुड़कर PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए 8वां नंबर हमारा है किरण पुंज, जिसे बीम कहते हैं। देखिए रटना नहीं है, शब्द का अर्थ निकालिए उसे तोड़कर और अर्थ के आधार पर परिभाषा देखिए। पुंज मतलब परिभाषी शब्द हिंदी में आप पढ़ेंगे कि समूह का एक दूसरा परिभाषी शब्द होता है पुंज। तो पुंज का यहाँ अर्थ हो गया समूह, आ किरण के मतलब किरण, प्रकाश किरण हो गया। तो देखो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे, अर्थात किरण पुंज कहेंगे। देखिए वही लिखे प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसे चित्र में देखिए, चित्र में इसे हम 3 तरह से दर्शा सकते हैं। एक तो इस तरह R1 किरण R2 आते हैं, ये तीनों एक दूसरे के समानता है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु से सभी प्रकाश किरण निकले, जैसे टॉर्च को मारते तो सभी प्रकाश किरण निकलते हैं, उस प्रकार से निकले। यह देख लीजिए, एक बिंदु की ओर सभी प्रकाश किरण आकर मिले। देखो R1 किरण R2 किरण R3 किरण सभी एक बिंदु की ओर आकर मिल रही है। यह हमारा बिंदु इधर की ओर आकर सभी मिल रही है। इधर से एक ही बिंदु से R1 निकला, R2 निकला, R3 निकला। तो इसके देखिए, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। तो वही हम अब प्रकाश किरण पुंज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रकाश किरण पुंज के प्रकार को देखते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अपसारिक किरण पुंज, जिसे डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। दूसरा अभिसारिक किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। तीसरा समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम कहते हैं। तो इन तीनों किरण पुंजों का हम परिभाषा को बारी बारी से देखते हैं और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी को हम देखेंगे। तो देखिए परिभाषा एकदम आसान भाषा में देखिए, अपसारिक किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए इन शब्दों को पहले तोड़कर इनका अर्थ निकालते हैं और अर्थ निकालकर परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए, तो अपसारी के मतलब होता है अपसरित होना, मतलब निकलना। आप हिंदी में परिभाषी शब्द निकल पढ़ेंगे कि निकलना का एक परिभाषी शब्द होता है अपसरित होना। ठीक है, तो इसमें जो किरण पुंज होगा, ठीक है, यह हमारा पूरा किरण पुंज है। ठीक है, R1 R2 R3 यह किरण है, जिसमें बिंदु A से यह सभी किरणें देखिए निकल रही है। तो इसमें जो होगा ना, किरण पुंज में सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलेगी। यह A हमारा बिंदु स्रोत है, इस बिंदु स्रोत से सभी प्रकाश किरणें निकल रही है। तो इसका परिभाषा देंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलता है उसे अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। मान के चलिए कि एग्जाम्पल में एक टॉर्च बारते हैं, तो टॉर्च हमारा एक बिंदु स्रोत हो गया। इस टॉर्च के बारने से जो प्रकाश निकलता है वह सभी हमारे किरण पुंज है। ठीक है, अब इसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अपसारिक किरण पुंजों में 2 किरण पुंज के बीच की दूरी क्या होगी यदि हम स्रोत बिंदु या बिंदु स्रोत से दूर जाते हैं। जब बिंदु स्रोत से दूर जाते हैं तो 2 किरणों के बीच की दूरी क्या होगी अपसारिक किरण पुंज में, तो बढ़ती है। देखिए यह हमारा यह बिंदु स्रोत है ए मान लीजिए हमारा बिंदु स्रोत है, इससे 2 किरण निकली R1 R2। ठीक है, अब इन दोनों किरणों के बीच की दूरी, इस बिंदु से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ते जाएगा। जैसे में आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे में यह है हमारा बिंदु स्रोत। इस बिंदु स्रोत से 2 किरण R1 या R2, देखिए इतना दूरी है बिंदु स्रोत के पास है। जैसे जैसे दूरी बढ़ा वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी बढ़ा, तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर इतनी हो गई, मतलब इतनी दूरी से इतनी दूरी हो गई किरणों के बीच की। तो वही कि अपसारिक किरण पुंज में बिंदु स्रोत से दूर जाने पर 2 किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला हमारा दूसरा किरण पुंज है अभिसारिक किरण पुंज। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। देखिए अभिसारिक का जो परिभाषी शब्द होता है उसका अर्थ होता है मिलना। ठीक है, तो उसमें जो था एक बिंदु से निकली गया, इसमें एक बिंदु पर आकर सभी किरणें मिलेगी। तो देखिए ये हमारा बिंदु B है, ये जितने भी प्रकाश किरणें हैं सभी एक बिंदु पर आकर मिले, बिंदु B पर आकर मिले, इधर आई इधर आई इधर आई, सभी आकर एक बिंदु पर मिल रही। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अभिसारिक किरण पुंज में
दो प्रकाश किरणों के बीच की दूरी क्या होगी? बिंदु स्रोत की ओर आने पर, बिंदु स्रोत की ओर आने पर दूरी घटती है। देखिए ये हमारा R1 किरण पुंज, R1 किरण है या R2 किरण है। देखिए जैसे जैसे कि बिंदु के नज़दीक आ रहे हैं, यहाँ पर था तो इतना ज़्यादा दूरी था, जैसे इस बिंदु के पास और है तो और दूरी घट गया। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से होता है। तीसरा हमारा है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज का अर्थ हो जाएगा प्रकाश किरणपुंज, और समांतर में होता रहता है समांतर। तो वैसा किरणपुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। देखिए इसे चित्र में इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये हमारा R1, यह हमारा पूरा का पूरा किरणपुंज है। कैसा? समांतर किरणपुंज। इसमें जो R1 R2 R3 किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर है। देखिए समांतर किसे कहा जाता है? जब दो रेखा के बीच की दूरी समान होगी तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। जबकि यहाँ पर किरणपुंज है तो दो किरणों के बीच की दूरी समान है, इसलिए इसे समांतर किरणपुंज कह देते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर देखिए दोनों के बीच की, इसे R2 R3 के बीच की दूरी देखिए एकदम समान है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि समांतर किरणपुंज में दो प्रकाश किरणों के बीच का कोण, तो दो प्रकाश किरणों के बीच की जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। देखिए R1 किरण इधर ही है, R2 किरण इधर ही है। वेक्टर क्लास 11th में आप पढ़िएगा तो वेक्टर को हम एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में उसी दिशा में रख सकते हैं। इसको हम उठाकर इस पर सटा देंगे तो दोनों के इस R1 को R2 पर उठाकर सटाया तो हमें 0 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वही लिखे हैं कोण हमारा इसमें 0 डिग्री होता है। दूरी जो होता है प्रत्येक प्रकाश किरणों के बीच की समान होती है, क्योंकि समांतर किरणपुंज है। तो आप मैथ में पढ़े होंगे समांतर रेखा। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। तो यह हमारा था किरणपुंज। विशेष में अब हम दो बात समझ लेते हैं, जिसमें पहला हमारा है कि अपसारी किरणपुंज में बिंदु स्रोत से दूर जाने पर दो किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है। पहले देखिए अपसारी किरणपुंज है, इसमें बिंदु स्रोत से दूर जा रहे हैं तो उनके बीच की दूरी बढ़, देखिए पहले इतना दूरी था, फिर इतना दूरी हो गया, फिर और दूर हो गया तो इतना दूरी हो गया। ठीक है, वही अब जबकि अभिसारी किरणपुंज है, अभिसारी किरणपुंज में अगर बिंदु स्रोत की ओर आते हैं, ठीक है, जहाँ मिलती है उधर बढ़ने पर दूरी घटती है। देखिए यहाँ बिंदु स्रोत है, इसे हम A मान लेते हैं और इसे B। इस बिंदु स्रोत की ओर आ रहे हैं तो देखिए दूरी था इतना, फिर घटकर इतना हो गया, फिर और नजदीक है तो फिर इतना घटकर हो गया। तो वही बात लिखे थे कि दूरी जो होता है अभिसारी किरणपुंज में बिंदु स्रोत के पास आने पर घटता है, और जबकि वही अपसारी किरणपुंज है जो दूर जाते हैं तो बढ़ता है। तो यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों इसका PDF पाने के लिए हमारे YouTube चैनल टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उससे जुड़कर PDF डाउनलोड करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।